बैकफुट पर दिखाई देती अब नजर आ रही है, क्योंकि इस मुद्दे को समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस ने भी लपक लिया है और अब जोरदार तरीके से इस पहल की मजम्मत हो रही है। बचपन में गांव में सुनते थे, घर में नहीं खाने को अम्मा चली भुनाने को। अब उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में चरितार्थ होते देख रहे हैं, जहां पर सरकार बड़े बड़े दावे करती है, फिल्म सिटी खोलने के या अन्य प्रकार के दावे करती है। उसके लिए सरकार के पास पैसे हैं तो उत्तर प्रदेश के स्थापित प्रतिष्ठानों को बेचकर हैं। क्या उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार भी केंद्र की तर्ज पर हमारे प्रदेश के संस्थानों को, हमारे प्रदेश की संपत्तियों को बेचकर अपने चेहरे को चमकाने की कोशिश करेगी? मुझे लगता है उत्तर प्रदेश हो या देश हो, सरकारें जन कल्याण के लिए होती हैं, बिक्री के लिए नहीं होती, व्यापार के लिए नहीं होती है। उत्तर प्रदेश की सरकार जब से आई है, एक अपना काम नहीं किया है। जो काम समाजवादी लोग करके गए हैं उसको बेचने का काम कर रही है। इसके पहले उन्होंने साने अवध समाजवादी ने बनाया था, जो एलडीए द्वारा, उसको बेच दिया फिनिक्स वालों को। इतना अच्छा माहौल था। अब उन्होंने जेपीएनआईसी जो समाजवादियों ने बनाई थी, अब उसका प्राइवेट करने जा रहे हैं, उसको बेचने जा रहे हैं। मतलब ये सब प्राइवेट को दे देगी, अपना कोई काम नहीं करेगी, अपने पास कुछ नहीं रखना चाहती। इसके मतलब आप किन बड़े लोगों को मोबिलाइज करना चाहती है सरकार? इतनी अच्छी अच्छी चीजें जो समाजवादी पार्टी ने बनाई थी जनता के लिए, आप उसको बेच के प्राइवेट को दे देना चाहते हो। इससे ज्यादा शर्म की बात इस सरकार के लिए नहीं हो सकती। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जेपीएनआईसी की कीमत 1642.83 करोड़ रुपए तय कर दी गई है। दरअसल गोमती नगर के विभिन्न खंड में बने जेपी सेंटर में कई सुविधाएं हैं, जिनमें 7 स्टार लग्जरी होटल जैसी सुविधाएं, गेस्ट हाउस में 103 लग्जरी कमरे, 7 स्वीट, हेल्थ सेंटर, रेस्टोरेंट, हैंगिंग स्विमिंग पूल और हेलीपैड है। इसके कन्वेंशन ब्लॉक में 2000 लोगों के बैठने की क्षमता है। साथ ही 1000 लोगों के बैठने की क्षमता का ऑडिटोरियम इसके भीतर है। ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल, लॉन टेनिस कोर्ट, स्क्वैश कोर्ट भी है। वहीं 1000 वाहनों की क्षमता वाली मल्टी लेवल पार्किंग भी है। सेंटर का निर्माण कुल 75,464 वर्ग मीटर में किया गया है। लखनऊ का जेपीएनआईसी पूर्व सीएम अखिलेश यादव के कार्यकाल के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक है, लेकिन इसे बेचे जाने की खबरों के बीच राजनीतिक हो हल्ला किसी और मोड़ तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि विपक्षी दल यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सेंटर को बेचने की जरूरत क्यों आन पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बहरहाल अभी आपने तमाम प्रवक्ताओं को इसी पैकेज, इसी रिपोर्ट में सुना। किसी ने कहा कि सरकारें जन कल्याण की होती हैं। असल में सरकार सरकार होती है, जन कल्याण की क्या बात करेंगे। और जिस सेंटर को बेचने न बेचने पर बवाल है वो अलग विषय है, उस पर तो हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैंने सुना जब अनुराग भदौरिया बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि समाजवादी लोगों ने आम आदमी के लिए सेंटर बनाया है। अब कौन सा आम आदमी 7 स्टार या 5 स्टार की सुविधाएं लेने सेंटर में जा पाता होगा और उसको मिल पाती होंगी? सवाल तो यह भी है समाजवादियों से भी। बहरहाल गौरव मिश्रा हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के, वो स्वागत है गौरव मिश्रा आपका। प्रमोद गोस्वामी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, वो स्वागत है प्रमोद जी आपका। और मनोज यादव भी हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रवक्ता सपा के। प्रमोद जी, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं। सबसे पहले इसको बेचने और न बेचने को लेकर पेंच क्या है और अब एलडीए क्यों पलट रहा? जो वार कर रहे हैं अखिलेश, उसमें कितना दम है, कितनी सच्चाई है? क्या वाकई बेचने की तैयारी थी और मकसद क्या था अगर बेचने की तैयारी थी? देखिए, अगर इसके इतिहास में अतुल जी आप जाएं तो ये लगभग 125 करोड़ रुपए की लागत से, मुझे याद है कि जॉर्ज फर्नांडीज जब यहाँ आए थे, मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, तो जॉर्ज फर्नांडीज साहब ने ये बात रखी थी कि एक जेपी जी के नाम पर यहाँ एक बड़ा कोई ऐसा प्रेक्षागृह या इस ढंग का कोई चीज बननी चाहिए। ये रूपरेखा मुलायम सिंह यादव जी के समय बनी थी, जो अखिलेश जी के आगे क्रियान्वित हुई। उस समय लगभग 125 करोड़ के लगभग इसकी एक लागत आ रही थी, जो धीरे धीरे वो बढ़ के करीब 800 करोड़ हो गई और वो एक बन के तैयार हो गया, जिसमें ये भी प्रोविजन रखा गया था कि इसमें हेलीकॉप्टर भी ऊपर उतरेगा। तो ये बड़ा अत्याधुनिक बनाने का एक जेपी जी के नाम पर ये यहाँ केंद्र बनाने की कोशिश की गई लखनऊ के पौष इलाके में।
लेकिन इसी के नाम पर बहुत से लोग चीन की यात्रा भी कराए, वहां से एसी लेके आएंगे, ये लेके आएंगे, वो लेके आएंगे। तो कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट के पीछे अगर ईमानदारी से आकलन किया जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी एलडीए की भी और लोगों की भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी रही। जो 125 करोड़ का प्रोजेक्ट था वो 800 करोड़ में जाके वो तब्दील हो गया। लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात अतुल जी ये है कि जो भी उसमें लगभग 800 करोड़ के करीब आ गया, उसमें लगता है 80% काम हो चुका है, करीब 20% काम रह गया होगा। ठीक है, तो एक इस ढंग के प्रोजेक्ट को निजी हाथों में बेच देना भी कोई अच्छी बात नहीं है। सरकार को चूंकि एक जेपी जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर एक बड़ा और अच्छा प्रोजेक्ट दिया गया, जो यहाँ के लिए एक अच्छी बात है। ऐसे चीजों से गुरेज करना चाहिए, वरना अगर ये परंपरा हो जाएगी तो आने वाले समय में सरकार बदलेगी तो वो उनके प्रोजेक्टों को बेचने का काम होगा, तो मुझसे मैं समझता हूं कि प्रदेश का ही नुकसान होगा। ठीक है, चलिए, आपने बहुत अच्छे से बता दिया कि खेल कहां से शुरू हुआ, प्रोजेक्ट किसका था या सुझाव किसने दिया था, लेकिन फिर भी जो कुछ हुआ वो 100 करोड़, 125 करोड़, 800 करोड़ या 1000 करोड़ जितना भी लगा, एक सेंटर बना और उसमें कुछ सुविधाएं, एक प्रेक्षागृह या फिर कुछ और सुविधाएं एक आम आदमी को शायद मिल सकती थी, मैं शायद वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन उसको बेचने की अभी आवश्यकता क्या पड़ गई सरकार को। गौरव मिश्रा, मेरी आवाज आप तक जा रही है? चले, शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है। बहुत जल्दी से प्रमोद जी, एक सवाल फिर से मैं आपसे ले रहा हूं, संक्षेप में इसका जवाब दीजिएगा। आपने कहा ये परंपरा ठीक नहीं है और आज ये सरकार अगर कर रही है, कल दूसरी सरकार आएगी तो इनके प्रोजेक्ट्स को बेचेगी। आखिर ये विचार क्यों आया? और एक ऐसा प्रेक्षागृह, एक ऐसा अत्याधुनिक सेंटर जिसको इतने लंबे समय के बाद किसी तरीके से बनाया गया, 20% काम बाकी है, उसमें आखिर क्या दिक्कत थी कि सरकार उसको निजी हाथों में देना चाहती है? क्या उसका जो असल उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि वहां अगर 7 स्टार सुविधाएं हैं, 5 स्टार सुविधाएं हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी आम आदमी से उसका दूर दूर तक कोई वास्ता है। ये किन लोगों के लिए सुविधाएं हैं? नहीं, देखिए अतुल जी, एक चीज, ये प्रदेश की राजधानी है, देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। इसमें बहुत से ऐसे नेशनल इंटरनेशनल आयोजन हुआ करते हैं जो होटलों में होते हैं और उसके कहीं ज्यादा लागत आती है। अगर एक 800 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद एक इंटरनेशनल लेवल का एक प्रेक्षागृह या वहां के एक बड़े आयोजनों के लिए, बड़ी बैठकों के लिए या इंटरनेशनल लेवल की कोई आयोजन के लिए अगर कोई जगह तो आपके पास उपलब्ध है, उसको नहीं बेचा जाना चाहिए, जहां तक मैं निजी तौर पर समझता हूं। दूसरी बात यह है कि इसमें 20% के करीबी खर्चा शेष रह गया था। सरकार इस समय, जो मुझे लगता है कि एलडीए ने जो प्रस्ताव दिया और अब वो बैकफुट पर आ गई, जब इसको लेके राजनीतिक विरोध शुरू हुआ और एक अखबारबाजी शुरू हुई तो सरकार ने सोचा इससे फजीयत होगी। मैं समझता हूं कि एलडीए ने जो ये प्रस्ताव भेजा, ये शायद इस समय जो प्रदेश की कोरोना की वजह से या अन्य कारणों से जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति है, मुझे लगता है कि शायद ऐसा नहीं कि इससे आर्थिक स्थिति की भरपाई हो जाएगी, लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट धीरे धीरे करके ऐसे बेचे जाएंगे, मैं समझता हूं कि ये किसी भी रूप से किसी भी अच्छी सरकार के लिए एक अच्छा संदेश नहीं जाता है। नहीं, बिल्कुल सही बात। और इसीलिए मैंने दो बार आपसे ये पूछा, आपने भी बताया कि हाँ, इसका असल उद्देश्य क्या था और किन लोगों के लिए। इसलिए एक बात तो खारिज होती है, देखिए, कि एक आम आदमी के नाम पर अगर कोई कहे कि आम आदमी के लिए बनाया था, आम आदमी के लिए बनाया था, तो वो तो नहीं है। हाँ, लेकिन एक ऐसा सेंटर हमारे पास जरूर है जिससे कई और उद्देश्य पूरे हो सकते हैं, बहुत सारे आयोजन वहां पर किए जा सकते हैं। और कोरोना काल में अगर कुछ कमी आई है आर्थिक तौर पर, तो अगर हम प्रोजेक्ट्स को ही बेचकर भरपाई करना शुरू कर देंगे तो शायद यह परंपरा ठीक नहीं है। यहां सवाल इस बात का है कि अब यह मामला राजनीतिक हो गया और एलडीए का पलटना सरकार के लिए कितना मुश्किल होगा, प्रमोद जी? देखिए, सरकार के लिए अगर इस प्रोजेक्ट को, जो उन्होंने जिस ढंग से इस प्रोजेक्ट का प्रस्ताव भेजा, तो ये सरकार के लिए तो एक फजीयत का कारण बनेगी, क्योंकि बगैर सरकार के परामर्श के एलडीए ये प्रस्ताव नहीं भेज सकता। इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि ये प्रस्ताव एलडीए ने भेज दिया और सरकार को पता ही नहीं है।
सरकार सो रही थी, ऐसा मैं मानने को तैयार नहीं हूं। निश्चित रूप से इसमें सरकार और एलडीए के अधिकारियों के बीच में ये विमर्श हुआ होगा और उसके बाद ये प्रस्ताव एलडीए ने बना के भेजा होगा। ठीक है, यानी अकेले एलडीए की बात नहीं, और अगर एलडीए कोई प्रस्ताव दे भी दे तो ऐसा नहीं है कि वो सही होगा। इस पर सरकार को, महकमे को विचार करना चाहिए था। प्रमोद जी, मैं रोक रहा हूं, गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। गौरव मिश्रा, अब क्या आर्थिक कमी जो आ गई है कोरोना काल में, उसकी भरपाई प्रतिष्ठानों को बेचकर होगी? ये तो बैठे बिठाए आपने मुद्दा दिया विपक्ष को, और एक सेंटर जिसके लिए आप भी सोचते हैं कि जेपी एक ऐसे व्यक्तित्व जो कि आप सबके आदर्श हैं, उनके नाम का सेंटर। जॉर्ज फर्नांडीज प्रस्ताव देते हैं, आप लोगों के, आपकी पार्टी के बड़े करीबी, भले विचार अलग थे लेकिन पार्टी के बहुत करीबी और बहुत लंबे समय तक आपके साथ रहे, सरकार में रहे, उनका विचार, और उस सेंटर को बेचने का प्रस्ताव, मतलब क्या है? स्वामी जी के पास आओ, बीजेपी के नेता हैं। प्रभु जी, पहले आप ये बताइए, तमाम सवाल ये उठे, 2 दिन में 15 बिल पास हो गए और हमारे श्रमिकों को लेकर भी ये बिल पास हो गए। जल्दबाजी नहीं लग रही है आपको? चर्चा होनी चाहिए थी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। तरह के दुष्स्वप्न जो है। गौरव मिश्रा जी, आवाज आ रही मेरी? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। प्रमोद जी, वो कुछ तकनीकी खामी थी, आपसे नहीं सवाल है, गौरव मिश्रा से सवाल है। मेरी आवाज आ रही है अतुल जी? जी बोलिए। जी, मैं ये कह रहा था कि पहली बात तो सरकार का इससे कोई वास्ता नहीं है और इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार ने नहीं बनाया है कि उसको बेचा जाए। हाँ, ये दुष्स्वप्न या भ्रम फैलाने का एक जो प्रोपेगेंडा करने का जो एक प्रयास समाजवादी पार्टी की तरफ से हुआ है, ये कहीं न कहीं उनकी असलियत को भी उजागर करता है कि किस तरह से 130 करोड़ के प्रोजेक्ट को 881 करोड़ तक ले जाया जाता है और फिर उसको पूरा करने में 130 करोड़ की आवश्यकता पड़ती है। ये समय समय पर इस प्रोजेक्ट के रिव्यू की, कोई भी प्रोजेक्ट ऑनगोइंग होता है तो उसका एक रिव्यू एस्टिमेट तैयार किया जाता है, उसी के अंतर्गत ये एस्टिमेट भी तैयार किया गया है। लेकिन इनको कहां से स्वप्न आ गया कि इसको बेचा जा रहा है? और दूसरी बात, ये आम आदमी की बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि आम आदमी हेलीकॉप्टर से उतरता है क्या? आम आदमी सड़क पे चलता है, सामान्य तरीके से जीता है। दरअसल गौरव भाई, ये बातें मैंने पूछ ली है, मैंने पूछ लिया है, ये मेरा कंसर्न था, मैंने पूछ लिया है, वो बात खारिज हो गई, मैं खुद ही कह रहा हूं। लेकिन बहुत सारे आयोजन तो होते हैं ना, और एक ऐसा सेंटर क्यों ना किसी के नाम पर, हमारे एक आदर्श के नाम पर एक अत्याधुनिक सेंटर किसी भी सरकार में बना हो, उसको बेचने का प्रस्ताव अगर एलडीए ने दिया तो सरकार क्या कर रही थी? सर, ये तो सवाल उठेगा ना। आपने नहीं दिया, आप खारिज कर रहे हैं, एलडीए ने कैसे दे दिया? एक तो गड़बड़ी की, 1.25 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था, 125 करोड़ का प्रोजेक्ट बनते बनते 800 करोड़ लग गया। अब आप उसको पूरा करा देते तो कम से कम लगता ना कि हाँ, उस आदर्श को भी आपने सम्मान दिया और बहुत सारे आयोजन यहां पर हो सकते थे। दिक्कत क्या है? आज हमारे प्रदेश की आवश्यकता है मूलभूत जरूरतों को पूरा करना। जिस तरह से कोरोना महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था ध्वस्त हुई है, ऐसे में ऐशो आराम और इस तरह के लग्जरियस प्रोजेक्ट को लेकर के आगे बढ़ना, मुझे लगता है कि ये इस समय उचित नहीं होगा। तो आप चाह रहे हैं बेच दें इसको? मैं इस बात से सहमत हूं कि कम से कम हाथियों के अंबार से तो बेहतर है कि एक कन्वेंशन सेंटर हो जिसमें हर प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किया जा सके। परंतु ये समाजवादी पार्टी की कार्यशैली रही है कि वो कोई प्रोजेक्ट लाते हैं और फिर उसमें धीरे धीरे भ्रष्टाचार का कीड़ा लगने लगता है, उसका एस्टिमेटेड रेट बढ़ता चला जाता है। चाहे वो लखनऊ में गोमती फ्रंट रिवर की बात हो या फिर वरुणा कॉरिडोर की बात हो, सब में यही देखने में आया। ठीक है, गौरव मिश्रा हमारे साथ आप बने रहिए। मनोज यादव हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, प्रवक्ता सपा के। मनोज, सवाल सिर्फ इतना है कि गौरव मिश्रा कह रहे हैं कि सरकार का इसमें कोई प्रस्ताव नहीं था, ये एलडीए का हो सकता है और वो इसके पक्षधर नहीं है साथ में, लेकिन वो सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि इसको आम आदमी का प्रोजेक्ट आप मत कहिए। हाँ ठीक है, एक अच्छा प्रोजेक्ट था, बनते बनते 125 करोड़ का प्रोजेक्ट 800 करोड़ का हो गया, लेकिन उसको बेचने के लिए ना तो आप सहमत है और ना ही सरकार सहमत है। एलडीए का सिर्फ प्रस्ताव था आर्थिक जो हानि हुई है उसकी भरपाई के लिए। देखिए, ये पूरी तरीके से सरकार को जब लगा कि शायद मीडिया इसको कायदे से उठाएगा, मीडिया बात को रखेगा, क्योंकि जयप्रकाश जी कोई एक छोटा सा नाम नहीं थे और ये बीजेपी के लोग कैसे भूल गए। अरे आप आज जो राजनीति में प्रासंगिक है, जिस कांग्रेस के बहुत बड़े विकराल रूप को तोड़ के जो आज राजनीति में आप खड़े हैं, वो हमारे आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी की देन है। कैसे भूल गए आप लोग? वो उनका जेपी आंदोलन कैसे भूल गए? आप लोग क्या इतने नासमझ हैं?
इतनी आपकी समझ छोटी है कि जेपी जी के नाम को भूल गए उनके। अरे एक तो आप कुछ बनवाते नहीं किसी के नाम से, पहली बात, और अगर किसी के नेतृत्व में आप प्रासंगिक हुए और आप एक हिस्से रहे उनके आंदोलन का, आप भी हिस्सा थे, आप कह दीजिए टीवी डिबेट में कि मैं जयप्रकाश नारायण जी को नहीं जानता, मैं उनके आंदोलन का हिस्सा नहीं था, हमारी पार्टी, आप कह दीजिए, हम भी मान लेंगे कि बिल्कुल आपको ना उनसे कोई लेना देना ना कोई लगाव आपका रहा। अरे उनसे आपका भी लगाव था, इस नाते आप अगर इस तरह का कृत्य करते हैं, और एलडीए की कितनी औकात हो गई, मैं तो साफ शब्दों में कह रहा हूं कि सरकार से बिना पूछे उसके बेचने का आवेदन निकाल दे कि साहब इसको हम बेचने जा रहे हैं। और अगर ऐसा है तो मैं कहूंगा सरकार बहुत छोटी है। गौरव मिश्रा जल्दी से इसका जवाब दीजिए, समय थोड़ा कम है, विलंब से जुड़े हैं मनोज यादव, मैं चाहूंगा दो कमेंट जरूर हो जाएं। गौरव मिश्रा, सवाल सिर्फ इतना है, मनोज यादव ने वाजिब सवाल पूछा है कि जो जेपी के नाम का सेंटर है, जेपी तो आप सबके थे, हम सबके लिए आदर्श थे, लेकिन वहां पर दूसरा पहलू जो आप उठा रहे हैं कि लग्जरियस, वो अलग पहलू है। अरे कुछ तो बना है अत्याधुनिक और उनके नाम पर, उनके सम्मान के लिए बना है, उसके प्रयोग बहुत हो सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं मनोज भाई से भी कि कोई आम आदमी का उससे कोई नहीं है भाई, 7 स्टार में आम आदमी नहीं जा सकता, उसकी औकात नहीं है, जितने दावे से कहा है मनोज यादव ने कि एलडीए की औकात नहीं है। लेकिन बहुत सारे आयोजन हो सकते थे और कई स्मारक, कई ऐसे प्रतिष्ठान बनते हैं बड़े नामों पर, आदर्शों को सम्मान देने के लिए। एलडीए ने प्रस्ताव किस वजह से बनाया, कैसे लाया? नहीं, एक बात तो स्पष्ट कर दें, जेपी पहले भी हमारे लिए प्रासंगिक थे, आदर्श थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे और पीढ़ियों के लिए रहेंगे, उससे अकेले इनकी कोई विरासत नहीं है। और दूसरी बात, जिस जयप्रकाश नारायण के नाम पर, पूज्य जयप्रकाश नारायण के नाम पर ये लग्जरियस स्वीट बनाते हैं, हेलीकॉप्टर का हेलीपैड बनाते हैं, 5 सितारा 7 सितारा संस्कृति का भवन खड़ा करते हैं, शायद वो जीवित रहते तो ये बनने नहीं देते। दरअसल ये खेल उनके नाम पर, ये लोग भ्रष्टाचार, उनके नाम के आहार में ये भ्रष्टाचार का नंगा खेल खेलने वाले समाजवादी पार्टी के लोग आज इस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। दूसरा प्रश्न आपका अतुल जी, कोई भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट होता है, कोई भी प्रोजेक्ट चलता है तो उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट समय समय पर निकाली जाती है। यही वजह है कि 130 करोड़ से 881 करोड़ पहुंचा, फिर 1019 करोड़ पहुंचा, आज ये 1500-1600 करोड़ पहुंच रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है। इसमें सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है कि सरकार उसको बेचने जा रही है, और सरकार ने कभी इस तरह का कोई प्रस्ताव दिया भी नहीं। अगर दिया हो तो दिखाएं एलडीए को। मनोज यादव जल्दी से जवाब देंगे, काउंटर जवाब, और सवाल भी उसी में। गौरव मिश्रा भी वो सवाल पूछ रहे हैं और मैं भी पूछ रहा हूं, आप सम्मान के नाम पर एक ऐसे व्यक्ति को कैसा सम्मान दे रहे थे कि 7 स्टार सुविधाएं, जबकि जेपी तो कभी 7 स्टार तो सोच भी नहीं सकते थे, और गौरव मिश्रा भी कह रहे हैं होते तो ऐसा बनने नहीं देते। भ्रष्टाचार का एक विषय वो उठा रहे हैं। देखिए, उसमें 2 सेगमेंट हैं और हमारे ख्याल से बीजेपी के लोग सत्यहीन बात करने के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से प्रासंगिक हो जाते हैं। आप उसका दो प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट जो बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, जिसको आप कह लीजिए कि वो लग्जरियस है। लग्जरियस है तो उसका इस्तेमाल सरकार कर सकती है। सरकार से मतलब है बहुत सारे प्रोग्राम हो सकते हैं, राजस्व की बढ़ोतरी हो सकती है, प्रदेश की खजाने में पैसा आ सकता है। अब ये कहो कि शाहजहां ने बनवा दिया था अपना मकबरा और उसमें ताजमहल को, आज ताजमहल से अरबों करोड़ों रुपए प्रदेश को प्राप्त होता है। तो अगर कोई चीज ऐसी बनी है, एक सेगमेंट अलग है जिसमें उनकी जीवनी के बारे में सारी चीजें बताई गई हैं, दूसरा सेगमेंट अलग है, उन सबका उपयोग किया जा सकता है। और आप इस तरह की बात कर रहे हैं, वैसे लग रहा है जैसे कि वो समाजवादी पार्टी का कार्यालय। अरे भैया, दिल्ली में आपका लग्जरियस कार्यालय बना, हमें पता है। आप अपने बारे में कहिए, आप भी तो गरीब प्रधानमंत्री हो, गरीब पार्टी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। समाजवादी लोग ले जाते हैं पूरे देश में, हमारी नहीं है वो सरकार की संपत्ति है, सरकार की संपत्ति जैसे मर्जी नोचते हैं, उखाड़ते हैं और वापस ले जाते हैं। ठीक है, अब आप जरा दोनों लोग शांत हो जाइए, मनोज भाई आप भी और गौरव मिश्रा आप भी। मेरे पास समय नहीं है, माफी चाहूंगा। बहुत जल्दी से प्रमोद गोस्वामी साहब, मुझे एक चीज समझ में आ रही है, कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीति है क्या? मनोज के भी उस तर्क में उतना ही दम है जो उन्होंने कहा कि चलिए भाई, हमने बनवा दिया, सम्मान भी दिया और हमने अत्याधुनिक बनवा दिया, आप उसका इस्तेमाल कहीं और कर लीजिए, किसी तरीके से कर लीजिए। आम आदमी नहीं तो बहुत सारे आयोजन हो सकते हैं वहां पर, आप करा लीजिए भाई। ये भी तो बात है। ये कहां से शगुफा निकल के आया और एलडीए क्यों आखिर इस तरीके का विचार लेकर भी आया जिससे सरकार घिर रही है? ये इन्हीं लोगों का खुराफात। प्रमोद गोस्वामी साहब, नहीं देखिए अतुल जी, इसमें ये बात मैं मानने
बोलिए बोलिए कि इसमें राजनीति तो बाद में शुरू हुई है। गौरव जी ने जो एक बात कही है कि इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं, मैं इस बात को भी स्वीकार नहीं करता कि बगैर सरकार के या उच्च पदस्थ सरकार से जुड़े अधिकारियों के परामर्श के बिना एलडीए प्रस्ताव भेज देगा। क्या यह संभव है कि एनेक्सी को बेचने का या विधानसभा को बेचने का प्रस्ताव एलडीए भेज देगा बगैर परामर्श के? ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। नंबर दो, जो ये बात कह रहे हैं कि ये आम जनों के लिए नहीं, 5 स्टार 7 स्टार जिस ढंग का ये बना है, ये सिर्फ इसलिए है कि जो मतलब इंटरनेशनल लेवल की या नेशनल लेवल की बड़े कॉन्फ्रेंसेस हो जिसमें करोड़ों रुपया होटलों पे खर्च होता है, वो बच जाएगा अगर उसका यूटिलाइजेशन ढंग से किया जाए। बिल्कुल। तीसरी बात ये है कि अगर एक चीज बन गई है तो फिर उसमें थोड़ा सा व्यय करके उसको बेहतर ढंग से उसको खड़ा कर दिया जाए, उस प्रोजेक्ट को खत्म करने का कोई औचित्य नजर नहीं आता। बिल्कुल सही बात। और मैं तो ये मानूंगा कि मनोज जी के लिए भी आदर्श है, गौरव जी के लिए भी आदर्श है। उस जेपी को आप वाकई सम्मान दे सकते थे, आप उसका यूटिलाइजेशन अगर उन्होंने गलत तरीके से कर दिया या भ्रष्टाचार हो गया, रकम बढ़ गई, तो आप अपने समय में सही सब कुछ करके उसको सम्मान उनको दिया जा सकता था। गौरव मिश्रा, बहुत शार्प कमेंट आपका चाहूंगा। सुना तो है कि बंटी बबली लाल किला भी बेच सकते थे या बेचने की कोशिश भी की थी, ताजमहल से लेकर तमाम। ये एलडीए में कौन बंटी बबली हैं जो कि सरकार से बिना पूछे प्रस्ताव लेकर आ गए? नहीं अतुल जी, ये समाजवादी पार्टी वही पार्टी है जो टोटी और टाइल्स उखाड़ के ले जाती है सरकार गिरने के बाद। अरे उसका छोड़िए ना भाई, उसके लिए मनोज यादव बैठे हैं ना, मैं उनसे पूछ लूंगा ना। आपकी सरकार चल रही है, मनोज यादव की सरकार नहीं चल रही है। मैं आपसे पूछ रहा हूं गौरव भाई कि आपके रहते और सम्मान आप भी देते हैं अगर जेपी को, तो इस स्मारक का या इस प्रतिष्ठान का या ऐसे किसी भी संस्थान का आप उचित सम्मान के साथ उपयोग कर सकते थे। ये एलडीए प्रस्ताव देकर आपको क्यों फंसा रहा है? महापुरुषों के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी का नजरिया है, जो दृष्टि है, वो सदैव वही रहेगी और जेपी के प्रति जो सम्मान है वो हमेशा उसी प्रकार रहेगा। और ये कन्वेंशन सेंटर भी उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। ये अलग बात है कि ये जांच का विषय है कि किस तरीके से 130 करोड़ जो है 1400-1500 करोड़ कराइए ना। रोका किसने? मनोज यादव ने रोका है क्या? 3 साल की सरकार हो गई, अब तक तो करा लेना चाहिए था। अरे भ्रष्टाचार हुआ था तो कराकर 3 साल में आप उनको भेज देते जेल। ये मत कहिए कि इसकी जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए वो कहता है जो विपक्ष में बैठा होता है। मनोज यादव कहते तो समझ में आता, आप सरकार में बैठे हैं भाई, आप मत कहिए जांच होनी चाहिए। जांच कराइए साहब। बहरहाल मनोज यादव मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी। मनोज, बहुत शार्प कमेंट। कम से कम ये तो तय हो गया कि बिकेगा नहीं भाई। वो जैसे तैसे बात शुरू हुई थी, अब बात खत्म हुई। देखिए सिंह साहब, एक बात समझनी पड़ेगी कि सरकार को इन सारी चीजों की जानकारी ही नहीं है कि इसकी उपयोगिता क्या है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कितनी बेहतरीन बात बताई, किन किन चीजों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। और आज अगर बीजेपी के लोग इस तरीके से तमाम सारी उन इमारतों का, उन महापुरुषों का सम्मान नहीं करना चाहते, तो निश्चित तौर पे आपको हम ये बिल्कुल दोषित करेंगे कि आप एक खांचे में बंधे हुए लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, और ये इतना आसान नहीं है, संभव नहीं है। अब इसकी भी जांच होनी चाहिए कि एलडीए ने बिना सोचे समझे प्रस्ताव कैसे दे दिया और इतनी मजबूत सरकार के रहते ऐसा प्रस्ताव आ कैसे गया। बहुत शुक्रिया मनोज यादव आपका, गौरव मिश्रा आपका और प्रमोद जी आपका भी। तो एलडीए की तरफ से एक प्रस्ताव, लेकिन अब उस पर हो गई राजनीति, और राजनीति के साथ जो सवाल खड़े हुए उसमें सरकार पर भी सवाल खड़े हैं। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया कि सरकार की तरफ से कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है, लेकिन फिर भी वही सवाल है कि प्रस्ताव फिर बनाया किसने, वो बंटी बबली है कौन? नमस्कार। वीको टर्मरिक WSO स्किन क्रीम पाउच के साथ पाइए 20 ग्राम वीको वज्रदंती पेस्ट केवल 6 रुपए में। अब त्वचा चमके खूब, दांत भी रहे मजबूत। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। साफ करो अपना कमरा। यूनिबिक। रोहन, शांताबाई तुम्हारा कमरा साफ करेंगे। प्रेजेंटिंग यूनिबिक चोको चिप कुकीज। यूनिबिक खाओ, लाइफ का लेवल बढ़ाओ। कूका तुलसी गिलोय अर्क, इसमें तुलसी के साथ गिलोय भी है। इसका रोजाना इस्तेमाल आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। कूका तुलसी गिलोय हमारी इम्यूनिटी के लिए। एसोसिएट स्पॉन्सर पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।
बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। कांग्रेस नेताओं ने की राज्यपाल से मुलाकात, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को सौंपा ज्ञापन, कोरोना, बेरोजगारी और किसानों की समस्या पर की मुलाकात। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी, 3 दिन बाद फिर से आए 1000 से ज्यादा केस, कोरोना मरीजों की संख्या 43,000 के पार, कोरोना से अब तक 529 लोगों की मौत। उत्तराखंड विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, सिर्फ 3 घंटे 6 मिनट तक चली सदन की कार्रवाई, विपक्ष के हंगामे के बीच 19 विधेयक पास। सीएम सौर स्वरोजगार योजना का शासनादेश जारी, 10,000 युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य, प्रवासियों किसानों को सौर ऊर्जा के माध्यम से स्वरोजगार। रुड़की में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी, बिना नक्शा पास कराए कॉम्प्लेक्स पर कार्रवाई, एचआरडीए ने कॉम्प्लेक्स को सील किया। नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर सबसे पहले देहरादून से मिल रही है, उससे आपको रूबरू करवा दें। कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात की है। राजभवन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से ये मुलाकात हुई है। प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह शामिल, विधायक मनोज रावत, ममता राकेश, आतिश चौहान ने ये मुलाकात की है। कोरोना, बेरोजगारी और किसानों की समस्या पर ज्ञापन सौंपा गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल से अहम मुलाकात की है। राजभवन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से ये मुलाकात हुई है। तमाम मुद्दों को लेकर प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी शामिल थे। विधायक मनोज रावत, ममता राकेश, आतिश चौहान ने यहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है। कोरोना, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं का ये मुद्दा था, जिसको लेकर ये मुलाकात राज्यपाल के साथ हुई है कांग्रेस विधायकों की। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। राजभवन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से अहम मुलाकात। कोरोना, बेरोजगारी, किसानों की समस्या अहम मुद्दा यहां पर आज रहा है। मुलाकात का जो सार था वो भी आपको बता देते हैं। कांग्रेस विधायकों ने तमाम जो समस्याएं किसानों की देखने को मिल रही हैं, उसको लेकर भी रूबरू राज्यपाल को करवाया है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में 3 दिन बाद फिर से 1000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज अब सामने आ चुके हैं। वहीं पर बीते 24 घंटे में 1069 लोग कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं और प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 43,720 पहुंच चुकी है। इसमें 31,000 से ज्यादा मरीज रिकवर भी हो चुके हैं। देहरादून में सबसे ज्यादा 318 कोरोना मरीज मिले। उधम सिंह नगर में देखिए 237 बताया जा रहा है, हरिद्वार में 127, नैनीताल में 119, चमोली में 58, उत्तरकाशी में 53, पौड़ी में 48, टिहरी में 31 कोरोना के नए केस। इसी तरह से रुद्रप्रयाग में 22, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में 21 और अल्मोड़ा और चंपावत जिले में 7 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में मरने वालों की संख्या देखिए 529 हो गई है। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीज बढ़ने के साथ ही रिकवरी दर भी बढ़ रहा है। प्रदेश के रिकवरी रेट की अगर बात की जाए, 71% से ज्यादा रिकवरी रेट भी हो चुका है।
कोरोना को हराना है उत्तराखंड वासियों के लिहाज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश में किस तरह के हालात हैं वो आप देखें। आगे बढ़ते हैं। मसूरी में कोरोना काल को लेकर हर बुधवार को साप्ताहिक बंद का ऐलान किया गया था, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध भी करना शुरू कर दिया है। और लोगों ने कहा कि जब उत्तराखंड सरकार पर्यटकों की आवाजाही पूर्ण रूप से खोल चुकी है तो फिर ऐसे में साप्ताहिक बंद का सवाल ही नहीं होता है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्दी साप्ताहिक बंद को हटाने का कार्य करे। उन्होंने कहा है कि पर्यटन की दृष्टि से जब सरकार बड़े कदम उठा रही है तो फिर ऐसे में साप्ताहिक बंद का कोई भी औचित्य नहीं बनता है। स्थानीय व्यापारियों ने मसूरी व्यापार मंडल से भी आग्रह किया है कि साप्ताहिक बंद को अब हटा देना चाहिए। सिर्फ जिला देहरादून में ज्यादा लागू है। हरिद्वार, मसूरी, ऋषिकेश और नैनीताल जैसी जगहें मेला क्षेत्र में घोषित हैं यूपी उत्तर प्रदेश के समय से, और हमें साप्ताहिक बंदी से हमेशा छूट में रखा गया है। लेकिन कोरोना के चलते साप्ताहिक बंदी इसलिए करी गई थी कि बाजार सैनिटाइज होंगे, लेकिन सैनिटाइजेशन अब नहीं होता है, तो साप्ताहिक बंदी का वास्तविक रूप में कोई अस्तित्व तो नहीं रह गया है। हम जल्दी जिला स्तर पे, प्रशासन स्तर पे निवेदन करेंगे साप्ताहिक बंदी मसूरी जैसे पर्यटक स्थलों से खत्म कर दी जाए। वही कोरोना संकट के बीच में चले एक दिन के विधानसभा सत्र में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सरकार पर मुख्य मुद्दों पर चर्चा न कराने का आरोप लगाते हुए वॉकआउट भी किया है। सदन करीब 3 घंटे ही चला और सत्ता पक्ष के विधायकों के सहारे ही सरकार ने 19 विधेयक पास करा लिए। सरकार को अपने 2 विधायकों के तल्ख तेवरों के कारण असहज स्थिति का सामना भी करना पड़ा। विपक्ष के हंगामे के चलते 2 बार सदन स्थगित भी हुआ और ठीक शाम 4:20 पर सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन चला। देखिए, मानसून सत्र था और विशेष परिस्थितियों में हमने सत्र आहूत किया था, और जो आज का एक दिनी सत्र था वो बहुत शांतिपूर्वक संपूर्ण हुआ है और बहुत महत्वपूर्ण सत्र था। संवैधानिक बाध्यता भी थी कि हमको 6 महीने के अंदर सत्र को चलाना था, और साथ ही साथ हमने जन सुरक्षा का भी हमारे सामने मामला था कि जन सुरक्षा भी हमारी हो। तो इसलिए एक दिन हमारे सत्र यहाँ पर आज जो संपन्न हुआ है शांतिपूर्वक सुचारू रूप से संपन्न हुआ है, ये मैं कह सकता हूँ। और मान लीजिए हमारे विधायकगण थे, उन विधायकों का बहुत सहयोग रहा, और विशेषकर मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने पत्रकार बंधुओं का। आपका बहुत बड़ा सहयोग हमको मिला, आपने हमारे जो है निवेदन को स्वीकार किया, आपका बहुत बड़ा सहयोग हमको मिला। और साथ ही साथ जो हमारे माननीय हमारे विधायकगण थे, आज हमारे सदन में 12 विधायक हमारे जो आपकी दीर्घा है, पत्रकार दीर्घा, वहाँ बैठे थे, और 30 हमारे जो माननीय विधायक हैं वो हमारे सभागार में सदन में बैठे थे। और वर्चुअल में भी हमारे लगभग 14 विधायक, माननीय विधायक और मंत्री सहित 14 लोगों ने वर्चुअल इसमें पार्टिसिपेट किया है। अब खबर देहरादून से आपको बता देते हैं, जहां पर संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसी के साथ ही कांग्रेस के दूसरे गुट ने अन्य मुद्दों को लेकर जबरदस्त हंगामा किया। कांग्रेस नेताओं ने अहम की लड़ाई अब सामने दिखाई है। कांग्रेस के विधायकों ने अपने नेताओं पर सवाल उठा दिए हैं। विधायकों ने कहा कि आप कौन होते हैं मुद्दा तय करने वाले? जिन मुद्दों पर चर्चा होनी थी नहीं हो पाई चर्चा। कोरोना, बेरोजगारी, किसान की समस्याओं पर सहमति बनी थी। खबर हरिद्वार से आपको बता दें, जहां पर रोड के विकास प्राधिकरण की टीम ने सिविल लाइन क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की है। टीम ने बिना नक्शा स्वीकृत के बनाए जा रहे भवन को सील कर दिया। एचआरडीए के संयुक्त सचिव नमामि बंसल ने कार्यभार संभालने के बाद रोड की और आसपास अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। और एचआरडीए टीम ने सिविल लाइन क्षेत्र में मानचित्र स्वीकृत कराए बिना चल रहे भवन निर्माण के कार्य को रुकवाकर भवन को सील कर दिया। संयुक्त सचिव नमामि बंसल ने बताया है कि प्राधिकरण से मानचित्र पास कराए बिना ही भवन का निर्माण चल रहा था। इस भवन को सील कर दिया गया है। प्रॉपर कंस्ट्रक्शन के लिए आपको प्रॉपर अनुमति लेनी होती है, तो इसके संबंध में जो भी शिकायतें आती हैं संबंधित पार्टी को धारा 27 का नोटिस इशू करके पहले नक्शा मांगते हैं। नक्शा अगर उनका नहीं है नियमानुसार अप्रूव, तो उसके संबंध में उन्हें तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी कर, और अगर किसी निर्माण जारी रखा जाता है तो हम सील की कार्रवाई करते हैं। इसी प्रकार से कार्रवाई विभिन्न प्रकरणों में रुपये शहर में की गई है और आसपास के इलाकों में।
अब खबर मसूरी से आपको बता दें, जहां पर बेकाबू होकर सड़क पर कार पलट गई और हादसे में बाल बाल जो कार चालक था वो बचा है और चालक को कई मामूली चोटें भी आई हैं। पुलिस और स्थानीय लोगों ने चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। खबर रुड़की से आपको बता दें, जहां पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने रबड़ के गोदामों में छापेमारी कार्रवाई की है। हजारों कुंटल रबड़ मौके से बरामद हो चुका है और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने 4 रबड़ के गोदाम सीज कर दिए हैं। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की कार्रवाई से रबड़ सप्लायरों में हड़कंप मचा हुआ है। बड़े बड़े गोदाम में भारी मात्रा में जमा कर रखी गई थी रबड़। ईंट भट्टों पर जलाने के लिए उनका जो स्टॉक है वो इकट्ठा किया जाता है, लेकिन अब इस पर कार्रवाई के तहत इसको सील कर दिया गया है। वहीं मसूरी शिफनकोट के बेघर हुए लोगों का ये पूरा मामला आपको बता दें। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला। कोविड नियमों के उल्लंघन करने पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। 25 कार्यकर्ताओं पर दर्ज किया गया है मामला और आप नेता नवीन प्रसाली ने सरकार पर साधा है निशाना। अब खबर पौड़ी से आपको बता देते, जहां पर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। एक ही शख्स निभा रहा है दो जिम्मेदारियां। एक ही लैब टेक्नीशियन ब्लड और कोविड सैंपल ले रहा है। जिला अस्पताल में कोरोना फैलने का जो डर है वो भी बना हुआ है। जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में एक यूनिट खून नहीं है। हमारे पास जो है लैब टेक्नीशियन जो है नाम कुछ है ना, जिसको जो है हम लोग जो है इन्हीं लोगों ने कहा है कि जो है हर व्यक्ति को जो है उसकी ड्यूटी लिखना चाहिए रोटेशन वाइज। तो उसी बेसिस पे हम लोगों ने जो है सबकी ड्यूटी जो है रोटेशन वाइज हर जगह लगा दी है, ताकि जो है हमारे कोई काम सफर ना हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ से खबर है, जहां गुलदार की दस्तक से लोगों में काफी ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है। दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। सीसीटीवी में गुलदार कैद हो चुका है। नगर के ब्राई वार्ड में देखा गया ये गुलदार। एक दिन पहले गुलदार ने एक युवक की जान भी ली थी। ये वही गुलदार है, आप देख सकते हैं तस्वीरें और ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। पिथौरागढ़ की खबर है, जहां पर गुलदार का आतंक, लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है गुलदार की वजह से। तो गुलदार की दस्तक से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को बड़ी राहत देने के उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं दिखानी होगी। वहीं पर प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और अब पूर्व की भांति 2 दिन रुकने की बाध्यता नहीं होगी। मसूरी व्यापार मंडल के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पर्यटन पर आधारित है, ऐसे में बिना पर्यटक के उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। सरकार द्वारा लिए गए फैसले से प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिसका लाभ सभी छोटे बड़े व्यवसायियों को सीधे तौर पर मिलेगा। वहीं विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में रात्रि विश्राम को लेकर पर्यटकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसका अंदाजा ऑनलाइन बुकिंग से लगाया जा सकता है। पर्यटकों के लिए ऑनलाइन बुकिंग खोल दी गई है। दूसरे दिन में पर्यटकों का उत्साह खासा देखने को मिल रहा है और दूसरे दिन में पर्यटकों की कॉर्बेट में रात्रि विश्राम की 300 से ज्यादा बुकिंग हो चुकी है। ये बुकिंग कॉर्बेट के विभिन्न जोनों के लिए हुई है और जिसमें ढिकाला, बिजरानी, जिन्ना, केरल और सुल्तान और ढेला शामिल है। ये सभी बुकिंग कॉर्बेट में रात्रि विश्राम के लिए हुई है। इनमें से 80% बुकिंग ढिलाना जोन के लिए हुई है और अभी बुकिंग 15 अक्टूबर से 14 दिसंबर तक के लिए कर दी गई है। इस वर्ष कोविड-19 प्रकोप के चलते ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद पर्यटक कम आएंगे और उनकी संख्या कम होगी, लेकिन बुकिंग खुलने के पश्चात उस अनुमान के विपरीत बहुत बड़ी तादाद में पर्यटक यहां आने के इच्छुक दिख रहे हैं और लगभग 300 की बुकिंग हो चुकी है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कोविड-19 का प्रकोप कॉर्बेट में आने वाले पर्यटकों के लिए कोई खास असर डालने में सफल नहीं रहा है। और
पर्यटन व्यवसायियों के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है। साल दिसंबर तक भी कोई ट्रेन चलने की संभावना नहीं है। बरेली मंडल के इज्जतनगर से रामनगर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने रेलवे अधिकारी पहुंचे। उन्होंने रेलवे के उपकरणों का भी निरीक्षण किया है और बताया भी जा रहा है कि इस साल दिसंबर तक भी कोई रेल रामनगर से चलने की कोई संभावना नहीं है। इज्जतनगर पूर्वी उत्तरी रेलवे की तरफ से हर साल 16 और 30 सितंबर तक स्वच्छ रेल, स्वच्छ भारत, स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया जाता है और इस आयोजन के तहत हर स्टेशन पर स्वच्छता अभियान भी चलाया जाता है। रामनगर में लॉकडाउन के बाद से ट्रेनें बंद हैं। ऐसे में पर्यटन स्थल रामनगर में रेल सेवा सुचारू न होने के कारण कॉर्बेट और पर्यटन से जुड़े जो कारोबारी हैं उनको काफी लॉस हो रहा है। ये रेलवे द्वारा सफाई अभियान चलाया जाता है, उसी के दौरान ये शेड्यूल निरीक्षण है, साल में एक बार ये चलता है। सफाई के संबंध में सफाई पखवाड़ा हर साल रेल चलाती है, उसी स्वच्छ अभियान के तहत ये निरीक्षण किया है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में, जहां पर कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र से झंडी चौड़ और चिलरखाल तक वन क्षेत्र घिरा हुआ है, जिस कारण जंगली जानवरों का आबादी के बीच ज्यादा आवागमन रहता है। खासकर जंगली जानवरों में हाथी का ज्यादा तांडव कोटद्वार में देखने को मिलता है, जो कि जानमाल की भारी क्षति लोगों को पहुंचाते हैं। प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत कोटद्वार विधानसभा से विधायक हैं और इसके बावजूद अभी तक कोटद्वार में जंगली जानवरों की रोकथाम के लिए वन मंत्री के द्वारा कोई सकारात्मक प्रयास नहीं किए गए हैं। हालांकि अब कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत कोटद्वार में जंगली जानवरों की चहलकदमी को रोकने के लिए कैंपा के माध्यम से 5.5 करोड़ रुपए स्वीकृत की बात कर रहे हैं, जिससे सुरक्षा दीवार का निर्माण भी कराया जाएगा। मंत्री हरक सिंह रावत के द्वारा स्वीकृत 5.5 करोड़ रुपए धरातल में खर्च होते भी हैं या केवल राजनीतिक उपलब्धियां तक ही सीमित रहते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो जंगली जानवरों का काफी आतंक देखने को मिल रहा है। अब आपको रुद्रप्रयाग के दरबान सिंह फरसवान की कहानी दिखाते हैं, जिसने अपनी मेहनत और निस्वार्थ से मिश्रित जंगल तैयार करने की अनूठी मिसाल पेश की है। रिपोर्ट देखें। पहाड़ के मेहनतकश किसानों की कहानी तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन जिस किसान की कहानी हम आपको बता रहे हैं वह स्वार्थ से परे है। रुद्रप्रयाग के बस्ती गांव के किसान दरबान सिंह पिछले 7 सालों से अपने गांव में छायादार चारा पत्ती और औषधीय पेड़ों का मिश्रित जंगल तैयार कर रहे हैं। गांव में जहां कभी केवल कटीली झाड़ियां हुआ करती थी, वहां 15 हेक्टेयर बंजर भूमि में दरबान सिंह ने वर्ष 2013 में वन विभाग की मदद से बांज, बुरांश, आयार, मोरू, तेजपत्ता से लेकर विभिन्न प्रजाति के करीब 15,000 से अधिक पौधे लगाए। समय समय पर खाद पानी और देखरेख करते रहे तो आज 7 वर्ष बाद वे नन्हे पौधे विशाल जंगल का रूप ले चुके हैं। साहब ये इन लोगों ने मतलब बताया था हमको कि यहाँ जो है कि हम जैसे पेड़ देंगे और तुम इस पेड़ को लगा देना, तो हमने तब लगा दिए पेड़। 2013 से वो साहब में यहाँ पर कई प्रकार के हैं साहब, कई उसके हैं, मतलब है कि यहाँ बांज के हैं, बुरांस के हैं, कुरियाल के हैं, अंगा के हैं और नाना प्रकार के पेड़ हैं। पीपल के पेड़ भी हैं, तिमले के भी हैं, ब्यूल के भी हैं, खड़ी के भी हैं, कई पेड़ हैं साहब। पिछले 7 सालों से दरबान सिंह इस जंगल की संरक्षण अपने परिवार की तरह कर रहे हैं। धूप हो या बारिश, हर समय वे पेड़ पौधों की निराई से लेकर खाद पानी करने में लगे रहते हैं। वे कहते हैं कि बढ़ते प्रदूषण और गांव में चारे की समस्या को देखते हुए ही इसे मिश्रित वन को तैयार किया गया है। आज दरबान सिंह के जंगल को देखकर हर कोई उनकी तारीफ किए बिना नहीं रहता है। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करती है, ठीक उसी तरह बस्ती गांव के फरसवान जी ने पेड़ों को पाल पोस कर तैयार किया है। आज यही पेड़ पौधे आज एक जंगल का आकार ले रही हैं और एक मिश्रित जंगल का आकार लेने के चलते वहाँ पर जो चारा पत्ती की समस्या होती थी गांव में, वो अब दूर होने लगी है। जो पानी के स्रोत सूख चुके थे वो एक बार फिर से पुनर्जीवित होने लगे हैं। जो ईंधन की समस्या ग्रामीणों को होती थी, अब वो समस्या भी दूर हो गई है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फायदा आम ग्रामीणों को वहाँ पर मिल रहा है और एक तरह से कह सकते हैं कि जो पर्यावरण
संरक्षण की हम बातें करते हैं वो वास्तव में धरातल पर ऐसे ही लोग उतार रहे हैं। दरबान सिंह के विशाल मिश्रित जंगल से न केवल मवेशियों के लिए चारा मिल रहा है, बल्कि आसपास के प्राकृतिक जल स्रोत भी सुचारू हो गए हैं। पर्यावरण को स्वच्छ और साफ रखने के लिए यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जरूरत है इसी तरह के जंगल तैयार करने की, ताकि पर्यावरण और जैव विविधता बनी रहे। रुद्रप्रयाग से कुलदीप राणा आजाद की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यार को एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। वीको टर्मरिक WSO स्किन क्रीम पाउच के साथ पाइए 20 ग्राम वीको वज्रदंती पेस्ट केवल 6 रुपए में। अब त्वचा चमके खूब, दांत भी रहे मजबूत। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण।